नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात करेंगे कोरोना और आर्थिक संकट की। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च से लेकर मई के आखिर तक लॉकडाउन लगाया। इस लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां ठप रहीं। नतीजा ये रहा कि राज्यों के आर्थिक संसाधन सूख गए, जीएसटी कलेक्शन भी कम हुआ। ऐसे में राज्यों के सामने अब आर्थिक संकट खड़ा है। राज्य मदद के लिए केंद्र की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी में मंदी के कारण केंद्र का खजाना पहले से खाली है। ऐसे में सवाल यह है कि राज्यों की इस तंगहाली के लिए कौन जिम्मेदार है और आगे का रास्ता क्या होगा। इस मुद्दे पर हम अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रोफेसर प्रवीण झा, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, प्रोफेसर वी उपाध्याय, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, विकास तिवारी, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस, और वैभव अग्रवाल, बीजेपी के नेता। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोफेसर प्रवीण झा से। सर, ये बताएं कि जीएसटी को लेकर जो बातें कही जा रही थीं कि पूरे देश में एक तरीके का हमारा जो टैक्स सिस्टम होगा उससे बड़ी एकरूपता और उससे लाभ होगा, कलेक्शन बढ़ेगा, लेकिन क्या उसमें इस तरह के हालात की कल्पना नहीं की गई थी? और आज स्थिति यह है कि पूरी तरीके से कई राज्य कंगाली की स्थिति में हैं, तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे हैं। क्या हुआ, क्यों और कैसी इस नौबत तक हम पहुंचे हैं? देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे पंकज जी। एक तो जीएसटी को लेके ही हम कई लोग जो थे शुरू से कह रहे थे कि ये अच्छा कदम नहीं है, कई कारणों से। उसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि जो राज्यों का जो खुद का जिसको कहते हैं कि वो काफी सिमट सा गया है जीएसटी की वजह से। अब ये बात सही है कि इसमें भागीदारी और कहा गया कि राज्य का भी जीएसटी में अपना कंट्रीब्यूशन उनको मिलेगा, जो टैक्सेस होंगे वो उसमें जो है बंटवारा होगा। लेकिन मिला जुला कि ये भी बहुत स्पष्ट था कि राज्यों को नुकसान होगा। इसलिए ये कहा गया कि 5 साल, अगले 5 साल जब से ये लागू होगा तो एक कॉम्पनसेशन का प्रावधान उसमें होगा। किस तरीके से वो चला है उसको लेके बहुत सारी बातें हैं, बहुत मुद्दे हैं, उसमें मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं मैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उनका खुद का रिसोर्स बेस जो है वो काफी सिमट गया। और ये अपने आप में बहुत चिंताजनक एक बात थी। 10th फाइनेंस कमीशन में हुआ ये था कि उस समय बहुत सारे टैक्सेस जो जिससे राज्यों को नहीं मिलता था, जो कॉमन पूल जो था जिसको लेके कमीशन केंद्र और राज्यों में बांटती थी, उसको बढ़ाया गया था, काफी व्यापक तौर पे बढ़ाया गया था। जीएसटी ने जो है एक झटके में उसको बिल्कुल नैरो डाउन कर दिया। उसके बाद हमने देखा जिस तरीके से पिछले 3 वर्षों में जब से जीएसटी चल रहा है, राज्यों का शिकायत चलता रहा है कि उनको समय पे जो है जो उनको मिलना चाहिए, चाहे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, चाहे उनका हिस्सा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा था समय पे। हमने देखा कि लॉकडाउन के पहले भी 4 महीने का बकाया जो है जो मिलना चाहिए था राज्यों को, वो नहीं मिला था। वो जो आत्मनिर्भर योजना वाली बात हुई थी तब ये कहा गया, वित्त मंत्री ने कहा कि हाँ नवंबर से लेके मार्च तक का बकाया राज्यों को नहीं मिला है। तो ये सारे संकट तो थे ही। और जिस तरीके से ये लॉकडाउन हुआ, इमीडिएटली 70 से 90% जो उनका रिसोर्स बेस था एक महीने में, पहले महीने में जो है बिल्कुल गायब हो गया। जैसा आपने कहा, कंगाली की स्थिति में वो पहुंच गए। और अप्रैल के बाद भी, मई में भी देखें, जून में भी देखें, तो स्थिति में जो कोई बहुत सुधार नहीं हुआ। बिल्कुल। और दिल्ली जैसी सरकार जो लगातार दावा कर रही थी कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आज स्थिति है कि वो कह रही कि अगर केंद्र मदद नहीं देगा तो वो तनख्वाह भी नहीं दे पाएगी। एक बड़ी स्थिति खराब नजर आती है। विकास तिवारी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। विकास जी, आप ये बताइए, आमतौर पर विपक्ष की सरकारें ये खुलकर आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं और खास तौर पर जीएसटी का जो हिस्सा है वो नहीं दिया जा रहा है। क्या स्थिति है आपके छत्तीसगढ़ की? राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर प्रदेश की आर्थिक हालात सुधारने के लिए और इस प्रदेश को सुगमता से चलाने के लिए 30,000 करोड़ पैकेज की मांग उन्होंने की थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने न उस पत्र का जवाब दिया, न 30,000 करोड़ की बात की। 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज का जब घोषणा हुआ तो पूरे देश में हर्ष व्याप्त था, छत्तीसगढ़ राज्य में भी हर्ष व्याप्त था कि लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस
कोरोना कोविड महामारी से लड़ने के लिए बहुत संजीदा है। विपक्ष ने भी उनका साथ दिया, राहुल गांधी जी ने भी उनका साथ दिया, सोनिया गांधी जी ने साथ दिया, लेकिन प्रदेश के हाथ लगा हासिल आई शून्य। 1 रुपया जो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज का बात था, उसमें से 1 पैसा नहीं दिया गया। पीएम केयर फंड का 1 भी पैसा नहीं दिया गया। और मैं आपको पंकज जी बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो इस राज्य के लिए किया, कांग्रेस सरकार ने किया, 35 किलो चावल प्रति परिवार दिया, 2 महीने का चावल दिया, निःशुल्क चावल उपलब्ध कराया, जो 400 यूनिट बिजली का बिल आधा था वो भी लागू यहाँ पर है। विकास जी, हमें लगता है विषय पर रहना चाहिए। इस समय हम पूरे फिजिकल स्थिति की बात कर रहे हैं और उसमें जो पूरी दिक्कत आई है वो शायद ज्यादा बड़े सैद्धांतिक प्रश्नों पर चर्चा की डिमांड करता है। वैभव जी, आप बीजेपी से जुड़े हैं, जाहिर है आपसे सवाल कुछ ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन चिंता तो बीजेपी के भी मुख्यमंत्रियों की है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि खूब शराब पीने दो। हो सकता है उसका संदर्भ कुछ और रहा हो, लेकिन यह तो सच है कि शराब बेचकर ही इस समय राजस्व कमाया जा रहा है, क्योंकि सारी आर्थिक गतिविधियां, यहां तक कि जहां से पैसे मिल सकते थे, खरीद फरोख्त जो जमीन जायदाद की होती थी, वो भी लगभग नहीं हो रही। तो आपको यानी राज्यों को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। जब 2019-20 का जो बजट का पूरा प्रोजेक्शन है, उसमें यह कहा गया था कि 47.5% वो केंद्र सरकार देगा और 52.5% उन्हें खुद अपना करना पड़ेगा। आप 4-4 महीने अगर जीएसटी का नहीं देंगे लोगों का हिस्सा, यानी सरकार केंद्र की, तो फिर कैसे काम चलेगा? है श्रीवास्तव साहब कि जीएसटी का जहां तक मुद्दा है और वो उसको हम अलग बात करेंगे, और जो प्रदेशों की कमाई है, अपनी जो कमाई का एक जरिया है, उसकी हम अलग बात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा प्रदेश पैसे मांग रहा है और कौन सा नहीं मांग रहा है। अब हमारे छत्तीसगढ़ से मित्र यहाँ पे बैठे हैं, 30,000 करोड़ रुपए उनको चाहिए, लेकिन उनके प्रदेश में उन्होंने क्या किया, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और किसी और चीज को बढ़ावा देने के लिए कुछ उनके पास खास उत्तर नहीं होगा। उसी तरह अगर दूसरे प्रदेशों में देखा जाए, जैसे पंजाब है, पंजाब ने बहुत कुछ किया है, लेकिन पंजाब फिर भी पैसे मांग रहा है, और क्यों? पंजाब में करप्शन है। उसी तरह दिल्ली है, दिल्ली फिर भी पैसे मांग रहा है क्योंकि करप्शन है, पैसे गए कहां? अब अगर मैं आपको पिछले 3 महीने का कोरोना का भारत सरकार का एक वो बताऊं, तो मैं डेट्स भी आपको दे सकता हूं। लगभग 60,000 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। तो इसमें 11,000 करोड़ तो पहली इंस्टॉलमेंट में जो डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड होता है उसके लिए स्टेट को दे दिया गया, ठीक है। दूसरी बात, फिर एक 6,500 करोड़ का अलग एक वैभव जी आप भी वही कर रहे हैं जो विकास तिवारी जी कर रहे हैं। वैभव जी, आप भी वही कर रहे हैं जो विकास तिवारी जी कर रहे थे। हम जानना चाह रहे हैं कि इस समय पूरा खजाना खाली है, खजाना आर्थिक गतिविधियों के ना होने से खाली है, और केंद्र सरकार जीएसटी का अपना 4-4 महीने का बकाया रखती है। बाकी योजनाओं में चावल किसने किसको दे दिया, कितना दिया, हम सब जानते हैं, उस पर रोज बात होती। ये ज्यादा गंभीर मामला। मैंने ये नहीं बोला, भाई साहब, मैंने ये नहीं बोला कि केंद्र सरकार ने किसको कितना चावल दिया और गेहूं दिया और पानी भिजवाया और दारू भिजवाई। मैंने केवल और केवल मैं टैक्स कलेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं आपके पैकेजेस की बात नहीं कर रहा हूं। टैक्स की बात करें ना, टैक्स कलेक्शन की बात कर रहा हूं। जी बताइए। 2 अप्रैल को 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है डिफरेंट प्रदेशों को। उस 17,000 करोड़ में 12,000 करोड़ के लगभग जो है वो प्रदेशों का जीएसटी टैक्स, अब जीएसटी का शेयर है। अब अगर आप ये मेरे को एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उस जीएसटी का शेयर भी बता दूं, तो मेरे को आपको 2-3 मिनट देने पड़ेंगे। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि कौन से प्रदेश को कितने पैसे दिए, लेकिन वो मुझे नहीं लगता। सवाल इससे ये फैक्ट बदलता नहीं है, इससे फैक्ट बदलता नहीं। मैं आपको बता देता हूं, आप विपक्ष के सरकारों के बारे में बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 78% टैक्स रेवेन्यू कम हुआ है, 88% असम में हुआ है, और आप अगर कहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो शायद ये समझा नहीं जा सकता। हम 1 मिनट बात कर लेते हैं प्रोफेसर वी उपाध्याय से। प्रोफेसर उपाध्याय, क्या जो जीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट ही था वो हमारे संघीय ढांचे में एक खास तरीके से केंद्र को मजबूत करके उस संवैधानिक भावना को उलटने का एक प्रयास था, जिसका आज नतीजा हम देख रहे हैं? ये अपने आप एक डिबेट है, जैसे आपने बताया था, जैसा बता रहे थे कि जीएसटी को लेकर बहुत सारी डिबेट है, लेकिन अभी जो हमें परेशानी आ रही है वो
उस कॉन्सेप्ट को लेके नहीं है। कॉन्सेप्ट के लेके ओके ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अभी जो मुद्दा वो तो यह है कि टैक्स कलेक्शन सभी का कम है, सेंटर का भी कम है, स्टेट्स का भी कम है। अब वो इसलिए कि हमारे यहाँ लॉकडाउन रहा है इतना लंबा, 2 महीने काफी पूरा सा रहा, अभी भी आधा सा चल रहा है। तो जीएसटी की डिबेट हम अलग से कर सकते हैं कि जीएसटी की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन अभी जीएसटी हो या ये वाले जो टैक्स हैं पेट्रोल पे या अल्कोहल पे वो टैक्स हो, या और भी जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेज हैं, चाहे हम हाउस होल्ड से ले रहे हो या कंपनी, सभी सारे टैक्स ही कम है। और ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जो अचानक गायब हो जाएगी। ये एक प्रॉब्लम है जो काफी कई महीनों तक चलेगी। तो उस संदर्भ में हमें सारी चीजों को देखना चाहिए कि हम क्या कदम उठा सकते हैं। अब एक तरफ सरकारें ये काम कर रही हैं कि पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा रही हैं, वो भी एक गलत तरीका है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाना नहीं चाहिए रिसेशनरी कंडीशंस में या जो डिप्रेशन की कंडीशन आ रही है। तो हो क्या रहा है कि एक्सपेंडिचर अगर मान लो कम करोगे तो वो भी प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन एक्चुअली चाहे स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, कहां से पैसा आए तो बोरोइंग वाली बात है, वहां सोचने की बात है। अब एक और खास बात यहां पर मैं बोलना चाहूंगा वो ये कि सेंटर ने स्टेट्स को अलाउ किया कि आप बोरो कर सकते हो, 3% का अलाउड था, 5% कर सकते हो, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस लगा दी कि आप ये रिफॉर्म करोगे तभी कर सकते हो। अब एक जो सोच होता है ना बहुत लोगों में कि अभी कोई भी क्राइसिस आए तो उसको अपॉर्चुनिटी के सेंस में देखना चाहिए, ये बहुत ही गलत सोच है। अभी क्राइसिस से हमें हैंडल करना है, लोग सरकारों के पास पैसा नहीं है, सेंटर हो स्टेट नहीं, अब उसमें रिफॉर्म्स की कंडीशन आप लगा दो, पीडीएस रिफॉर्म करो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप ठीक करो, है ना, जो भी है पावर सेक्टर में। तो ये सोच बहुत अजीब तरीका का सोच है। अगर मकान जल रहा है तो पहले आप मकान की आग बुझाओगे या सोचोगे कि भाई इसमें डिजाइन कैसे बदली जाए, क्या अपॉर्चुनिटी मिल गई। कुल मिला के सारी प्रॉब्लम्स हैं। यानी एक बहुत मिलीजुली समस्या, और शायद सबको मिलकर इस रास्ता इससे निकालना होगा, क्योंकि अगर लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, सरकार के पास खजाने में पैसा नहीं होगा, तो तनख्वाह न मिलने से जो नजर आ रहा है हमारे सामने, काफी कुछ पैसा तो सेंटर को वो भी बिल्कुल बड़े पैमाने पर सेंटर को देना होता है, लेकिन अंततः उसका नुकसान आम आदमी को पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि नौकरियां जाने से किस तरीके से कई शहरों से खुदकुशी तक की खबरें आने लगी हैं, और एक गंभीर स्थिति जो शायद मध्यवर्ग के लिए तो बहुत बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि बड़ी तादाद में जो लोग सड़क पर पहले से थे वो तो शायद वहीं पर अभी भी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस बहस के दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 25500।
SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. एक बार फिर आपका स्वागत है राजनीति में। आज हम बहस कर रहे हैं कि राज्यों का जो आर्थिक स्रोत है वो पूरी तरीके से कोरोना काल में सूखा नजर आ रहा है और उससे क्या क्या समस्याएं पैदा हुई हैं और उसका जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रवीण झा। प्रवीण जी, आप ये बताएं कि ये जो संकट आया है, जाहिर है कोरोना एक आकस्मिक स्थिति थी, लेकिन जिस तरीके से इसे निपटा गया, क्या उसने इस समस्या को और बढ़ा दिया? क्योंकि ये तो तय था कि आर्थिक गतिविधियां अगर रुकेंगी, लॉकडाउन पूरी तरीके से होगा, तो फिर टैक्स तो नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पे उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये लॉकडाउन के जो है कई रास्ते हो सकते थे और दुनिया में जो है हमने कई किस्म के लॉकडाउन देखे। जहां से ये समस्या की शुरुआत हुई, अगर आप चीन को देखें और जिस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन किया, वो भारत से काफी अलग किस्म का है। वहां पे जो है कुल मिला के 3 बड़े शहर और 1 प्रोविंस, उसका लॉकडाउन हुआ था। तो हिंदुस्तानी लॉकडाउन जो था ना, उसमें कोई समय दिया गया तैयारी के लिए। 4 घंटे में जो है आप अचानक पूरे देश को लॉकडाउन कर देते हैं। तो उस सब से जो समस्याएं उपजी और उसको जिस किस्म से आगे ले जाना था, उसके लिए राज्य सरकारों से मिलकर पहले बातचीत करनी चाहिए थी, 1 सप्ताह का समय रखना चाहिए था, तब स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती थी। समस्या तो होनी ही थी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, लेकिन उस समस्या को आप कैसे फिर प्लान करें, कैसे ढंग से चीजों को आगे ले जाएं, उस पर कहीं कोई सोच नहीं थी। बस ये था कि साहब 4 घंटे में हमने जो है देश को बिल्कुल बंद कर देना है, उससे तो कुछ बात बनती नहीं है। और उसका जो खामियाजा है हम बहुत बुरी तरह से हम झेल रहे हैं। ये भी ध्यान रखिए, जो अखबारों में ये खबर आई कि शुरू के 2 महीने में तकरीबन 97 अलग अलग किस्म के इंस्ट्रक्शन जो हैं केंद्र सरकार से दिए गए कि लॉकडाउन को कैसे मैनेज किया जाए। अब एक दिन में अगर आप 1.5 इंस्ट्रक्शन 2 इंस्ट्रक्शन देंगे तो कहां से आप किसी भी किस्म के कोऑर्डिनेटेड प्लान की बात कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि इससे स्थिति काफी चरमराई। और इसको मैं बिल्कुल जोर देके कहना चाहूंगा, जिस किस्म से हम जीएसटी के पक्ष में गए, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों रिसोर्सेज की स्थिति इतनी बुरी है। क्योंकि अगर वो पूरा का पूरा पूल जो है वो अगर बदला नहीं गया होता, स्टेट्स के जो अपने संसाधन है अगर उनके हाथ में रहे होते, तो निश्चित तौर पे यह समस्या नहीं हुई होती जितनी गंभीर समस्या हुई। जैसे आपने बताया कि कोई भी राज्य हो, चाहे वो कर्नाटक हो जो बहुत समृद्ध राज्य माना जाता है, चाहे दिल्ली हो, दिल्ली जो है कह रहा है कि साहब अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे तो हम सैलरी नहीं देंगे। जो एम्प्लॉइज की सैलरीज, कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा, बकाया किस्म के जितने किस्म के हैं, 17 राज्य बता रहे हैं कि उन्होंने सबको डिफर कर रखा है। तो ये जो पूरी एक स्थिति है उसको हमें जोड़ के देखना बिल्कुल। और अगर पैसा नहीं आएगा तो जाहिर है आर्थिक गतिविधियां फिर से पटरी पर नहीं आएंगी। वैभव अग्रवाल जी, आप ठीक है कह रहे हैं कि विपक्ष की सरकारों ने बड़ी गड़बड़ की, सब भ्रष्ट हैं या उनके पास उन्होंने बहुत गलत तरीके से काम किया, लेकिन आपकी राज्य सरकारें भी बहुत परेशान हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार और आज आपकी सरकारें कहीं ज्यादा हैं विपक्ष से, तो इस समस्या को आप केवल पक्ष विपक्ष तक कैसे सीमित रख सकते हैं? कहीं ना कहीं बड़ी चूक हमें नजर आ रही है केंद्र के स्तर पर। पंकज जी देखिए, तर्क वितर्क में आपके विचार बहुत महान हैं और मैं आपसे बिल्कुल उलझूंगा नहीं तर्क वितर्क में, लेकिन मैं अपना एक छोटा सा पॉइंट प्रस्तुत करते हुए आपके समक्ष केवल और केवल यही बोलूंगा कि देखिए, प्रश्न अगर हमारे पे उठता है तो हम 2 तरीके से कहते हैं, और मैंने आपकी डिबेट पे पहले भी बोला हुआ है ये चीज
कि यदि कोई भी सरकार, प्रदेश सरकार असक्षम है अपनी सरकार को चलाने में, उसके अंदर इकोनॉमी भी आती है, लॉ एंड ऑर्डर भी आता है, उसके अंदर हर चीज आती है, तो कोई भी सरकार अब असक्षम है अपनी सरकार को चलाने में, और उसका जब अकाउंट उससे मांगा जाए, हिसाब मांगा जाए और वो नहीं देती है, तो क्या मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि वो अपनी सरकार को या 6 महीने के लिए, अगर कोई ऐसा कोई प्रोविजन है लॉ में, 6 महीने के लिए केंद्र सरकार को सत्ता दे दें? हम अब लॉ में प्रोविजन है या नहीं है वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, वो जिम्मेवारी हमारी है, लेकिन प्रदेश सरकार का जो चुनाव होता है जनता द्वारा, वो केवल और केवल एक चीज, 2 चीज, 3 चीज करने के लिए नहीं होता, प्रदेश का वाहन करने के लिए होता है। और यदि वो प्रदेश का वहन करती है तो उसको पूर्णतया से वहन करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने उस पे लिकर वेंट को खोल दिया, और कोरोना देखो आज कहां आकाश फाड़ के ऊपर जा रहा है नंबर में, उसका कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। आज कोरोना के नाम पे जो सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड दिया था वो भी डकार गए, ठीक है, उसका भी कोई अकाउंट नहीं है, हिसाब देने को तैयार नहीं है। मेरे भी प्रश्न बनते हैं ना पंकज जी, अगर आप केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जनप्रतिनिधि है, उसको कटघरे में खड़ा करना एकदम तैयार रहता है जनप्रतिनिधि का। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि चाहे वो कांग्रेस सरकार है, चाहे वो भाजपा सरकार है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार ने करीब 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की ऑलरेडी डिस्बर्समेंट करी है पिछले 3 महीने में। क्या उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है? एक्नॉलेजमेंट के बिना तो कोई पैसा जाता नहीं है वैभव जी, ये किसी की जेब में नहीं जाता। एक्नॉलेजमेंट तो हर स्तर पर होता है। और अगर आप यहाँ की शराब लिकर की बात कर रहे हैं दिल्ली की, तो शायद आप मध्य प्रदेश की बात भूल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसे संकट के समय हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी क्या हो रहा है आप देखिए, उसको पूछ लेते हैं। छत्तीसगढ़ का पूरा हमारे सामने प्रतिनिधि है, आप ये बताइए किस तरीके से वहां पर आप कह रहे हैं, हमने सुना अभी के जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता हैं कि समस्याएं आप लोगों की पैदा क्यों हुई, और आप अगर नहीं चला सकते हैं तो दे दीजिए, बीजेपी चला लेगी, वो चाह रही यही एक और तरीका। विकास जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। या तो वो दबाव पूर्वक सरकार गिरवा देती है या दबाव पूर्वक खरीद लेती है। जब केंद्र के पास विदेशी मुद्रा भंडार में आकुल संपत्ति, और अभी हमने पिछले समाचार में भी सुना था कि वो लगातार बढ़ रहा है, आप स्टेट को पैसा नहीं दे रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि 60,000 करोड़ रुपए पूरे देश भर के राज्यों को बांटा गया है, तो 20 लाख करोड़ में कितना पैसा आपने दिया? गब्बर सिंह टैक्स पहले ही दिन से विवादित था। राहुल गांधी जी ने कहा था ये पूरे देश के मध्यम वर्गीय और छोटे व्यापारियों का व्यापार तबाह कर देगा, और वो बात सच साबित हुआ। आज लोगों के पास जेब में पैसा नहीं है। पंकज जी, कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि मजदूरों के जेब में 7500 रुपया आने वाले 6 महीने तक दिए जाए। ये राशि होगी कुल मिलाकर के 63,000 करोड़। इनके पास पैसा कहां पर है? ये 20 लाख करोड़ की बात तो बड़ी बड़ी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में चलती है, ट्विटर में चलती है, व्हाट्सएप में चलती है, लेकिन धरातल में भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती। अभी हमारे जो भाजपा के मित्र ने कहा कि आप अगर सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो भाजपा को सौंप दीजिए। वो उनकी विचारधारा इसलिए है, वो देश को पूरा बर्बाद करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि विपक्ष होना और कोई भी प्रेस का पत्रकार उनसे सवाल नहीं पूछे। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज 15 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, आज लाखों उद्योग बंद हो गए, छोटे छोटे मझोले उद्योग बंद हो गए। चलिए, जीएसटी वो पटा नहीं पा रहे हैं। विपक्ष इन सारे प्रश्नों को रख रहा है, रखना ही चाहिए, लेकिन असल चीज तो जवाब तलाशना है। प्रोफेसर उपाध्याय, अब एक संकट है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे बहुत से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि राज्य कंगाल हो चुके हैं और केंद्र के पास भी कम से कम अभी उसकी ऐसी स्थिति नहीं लग रही है कि बड़े खुले दिल से पैसे दे सकता है, और हमारी आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप हैं। बहुत कोशिशों के बावजूद चीजें दुरुस्त नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में अब आप क्या उपाय देख रहे हैं? नहीं, जो हम पहले बात कर रहे हैं कि टैक्स तो कम होंगे और टैक्स बढ़ाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक सीधी सादी सी बात है कि अगर जो कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डाउन हो, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हो, तो एक्सपेंडिचर कम नहीं होना चाहिए, टैक्स नहीं ही बढ़ाने चाहिए। तो फिर और क्या रास्ता बचता है? तो एक तो खास बात हमें ये देखनी है कि जो भी एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं तो वो उस तरह का होना चाहिए जो
जिसका सीधा एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़े, जिससे सीधे लोगों के जेब में पैसा जाए। तो एक थोड़ा सा हम रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं एक्सपेंडिचर को, कि जो थोड़े लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट हैं उनको अभी फिलहाल छोड़ करके वो वाला पैसा ऐसे उसमें लगाया जाए जहां पर सेक्टर्स में लगाया जाए। यानी तुरंत गतिविधियां बढ़ाने की जरूरत है। एक आखिरी कमेंट, समय कम है, प्रवीण झा आपसे ले लेते हैं। एक बहुत छोटा सा कमेंट सर, अब स्थिति बहुत गंभीर है, कोरोना भी गंभीर है, वो कम नहीं हो रहा, हालांकि अखबारों में सुर्खियां मैनेज की जा रही हैं और अर्थव्यवस्था पे तो लगभग बात ही नहीं हो रही है, नहीं तो लगातार 15 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। देश में तो हाहाकार मच जाना चाहिए था। देखिए, सीधी सी बात यह है कि जैसा उपाध्याय साहब ने कहा कि हम कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करें, एक्सपेंसेस करें जिससे कि एम्प्लॉयमेंट और खास करके जो बॉटम 50% जो इकोनॉमी की हमारी है उसमें कुछ गति आए, एमएसएमईज में। जैसे अब जैसे सेंट्रल विस्टा पे 20,000 करोड़ खर्च करने का भी क्या जरूरत है? आपको जो वो सारा पैसा कहीं और ट्रांसफर करना चाहिए। जो बार बार कहा गया कि जो बजट में 4% कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है टोटल बजटेड अमाउंट में जो था, आप उसको जो है भी शिफ्ट कर दीजिए ऐसी एक्टिविटीज में जिससे कि एमएसएमईज को मदद मिले। और जो कुल मिला के जो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर पैटर्न जो है उसको कैसे रीओरिएंट किया जाए, रिसोर्सेज के लिए सबसे बढ़िया जरूरी और सबसे जो आवश्यक कदम अभी होना पड़ेगा वो ये है कि आपको फिस्कल डेफिसिट एक्सपैंड करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, यानी जो फिजिकल डेफिसिट है या राजकोषीय घाटा है उसको भी कम करना पड़ेगा, लोगों की जेब में पैसे डालने पड़ेंगे और निचले स्तर पर आर्थिक गतिविधियां तेज करनी पड़ेगी। अदरवाइज यानी अन्यथा किसी भी तरीके से हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर जल्द नहीं ला सकते हैं और राज्यों और केंद्र दोनों को मजबूर होकर यानी टैक्स के मोर्चे पर कहना पड़ेगा कि फिलहाल हमारे बस में कुछ नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। राजनीति में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।